कैसा लगेगा जब आपको ये पता चले कि आपके पड़ोस में एक मोहल्ला है, वहां जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब आज से 70 से 80 हजार साल पहले का जीवन जी रहे हैं, यानी कि पाषाण काल का जीवन जी रहे हैं। उन्हें न तो आग जलाना आता है, न खाना आता है। आज भी सभी लोग नंगे रहते हैं। वह जंगली पशुओं को मार करके, जानवरों को मार करके खाते हैं, कंदमूल खाते हैं। और यहां तक तो उन्हें अपने रहने का तरीका भी नहीं मालूम, छोटा सा झोपड़ा बनाते हैं और रहते हैं। तो आपको कैसा लगेगा? तो इंडिया में ये समुदाय है और हम बात कर रहे हैं अपने ही देश के राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति सेंटिनलीज जनजाति की। सेंटिनलीज जनजाति दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अलग थलग रहने वाली जनजाति है। आज भी वो दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। वह कौन सी भाषा बोलती है ये किसी को नहीं मालूम। वह कैसे रहते हैं, उनका जीवन क्या है, ये पूरी दुनिया में किसी को नहीं मालूम। जी हाँ, आज हम बात 2026 में बैठ करके अगर कर रहे हैं तो ये सेंटिनलीज जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेंटिनल द्वीप पर रहती है। ये इन्हें नहीं मालूम कि खेती क्या होता है, इन्हें नहीं मालूम कि बाकी दुनिया में जीवन कैसे होता है। ये सिर्फ कंदमूल खाते हैं, जंगली जानवरों को मार के खाते हैं, मछली मार के खाते हैं समुद्र तट पर। इनकी भाषा आज तक पहली बनी हुई है, नहीं मालूम कि क्या बोलते हैं, आपस में कैसे रहते हैं। इनकी भाषा आज तक समझ में नहीं आई। इनकी सटीक जनसंख्या भी नहीं मालूम, क्योंकि जब भी इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो तीर भाला से ये हमला कर देते हैं। अब आप सोचते होंगे कि फिर बाकी लोगों ने प्रयास क्यों नहीं किया, उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? तो जी हाँ, बहुत कोशिश की गई। अभी आपको बताते हैं कि जब जब कोशिश की गई तो वो हिंसक हो गए और मारने पर उतारू हो गए। आपके दिमाग में फिर एक बात ये भी आ सकती है कि वो कितने में है, तो फिर उनकी संख्या, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ 15 से 100-150 की ही तादाद में उनकी जनसंख्या है। तो मजेदार बात यह है कि आज से हजारों साल पहले से उनकी जनसंख्या वही 100, 200, 150 के आसपास सिमटी हुई है। अब ये एक रहस्य की भी बात है, एक रिसर्च की भी बात है कि उनकी जनसंख्या में ना तो बढ़ोतरी देखी गई, ना तो विस्फोट देखा गया और ना ही घटती है। वो जंगल में रहते हैं, जंगल का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं कि जंगल को काट दिया। हाँ, नो डाउट वो जंगल में रहते हैं, जंगल उनका घर है, लेकिन जनसंख्या में बढ़ोतरी भी नहीं देखी गई। तो फिर बाकी दुनिया के लोगों ने, या यूं कहा जाए भारत सरकार ने ऐसी कोशिश क्यों नहीं की, इसके भी आंसर आपको अभी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी अंडमान समूह के पश्चिम में एक छोटा सा द्वीप है सेंटिनल द्वीप। और सेंटिनल द्वीप मुश्किल से अगर पोर्ट ब्लेयर की बात किया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है सेंटिनल द्वीप। इसी सेंटिनल द्वीप पर जो जनजाति रहती है उसे कहा जाता है सेंटिनलीज जनजाति। उन्हें तो नहीं मालूम ना कि दुनिया के लोग उन्हें क्या कहते हैं। हाँ, दुनिया के लोग उन्हें सेंटिनलीज जनजाति के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए बहुत कोशिश की गई उनसे संपर्क करने के लिए, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है। जब जब संपर्क करने की कोशिश की जाती है वो हिंसक हो जाते हैं, तीर भाला से हमला कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि 100-150 की संख्या है तो तीर भाला से वो हमला कर देते हैं, तो हम क्यों नहीं उन्हें चारों तरफ से घेर के अपना बना लेते हैं? लेकिन ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। वो पूरी तरह से आइसोलेट हैं, मतलब बाहरी दुनिया के बारे में नहीं जानते हैं। उनकी जो बॉडी है वो बाहरी वायरस, बहुत सारी दुनिया में बीमारियां, इनसे इनकी बॉडी जो दूर है। हमारी जो बॉडी है वो हर तरीके से धूल, वायरस, कीटाणु, बहुत सारी चीजों को झेलने की आदी हो चुकी है। उनसे अगर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो पूरी तरह से वो जनजाति खत्म हो जाएगी, वो जनरेशन ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो धरती पे आज के डेट में वो आदि मानव का अंतिम बचा हुआ प्रमाण है। तो फिर कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। कोशिश कौन सी की गई, जरा उसके बारे में देख लीजिएगा। अगर एक साक्ष्य की बात करें, उससे पहले भी हुई होगी, लेकिन साक्ष्य की बात करें, 1867 में भारतीय जहाज एक निन्वे द्वीप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यात्रियों ने तट पर शरण ली, लेकिन सेंटिनलीज ने उन पर हमला कर दिया। फिर बाद में ब्रिटिश नौसैनिक ने उन्हें बचा लिया। ये जो फैक्ट है लिखित रूप में वो है कि पहला ऐसा देखने को मिलता है। 1880 में ब्रिटिश अधिकारी मॉरिस बीडल पोर्टमैन ने द्वीप पर कदम रखा। और यहां एक मजेदार चीज देखिएगा, इनकी पूरी कोशिश थी कि उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो ये पोर्टमैन ने क्या किया, एक बुजुर्ग
दंपति जोड़े और उनके 4 बच्चों को पकड़ लिया और पकड़ करके लाए पोर्ट ब्लेयर। इनकी पूरी कोशिश की कि उन्हें समझा जाए कि वो क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, मुख्य धारा में शामिल किया जाए। लेकिन दूसरे ही दिन बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। अब सोच के देखिए कि उनकी बॉडी हमारी बॉडी से कितना डिफरेंस है। हमारी बॉडी हर तरीके के वायरस सहने की आज के डेट में हम लोग आदी हो चुके हैं। हमारी बॉडी में इतने ज्यादा कीटाणु, जीवाणु, विषाणु होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। अब वो जब संपर्क में आए तो दोनों बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। फिर इन्हें बड़ा पछतावा हुआ और बच्चों को ला करके फौरन उस तट पे छोड़ दिया गया। लेकिन सोच के देखिए कि क्या बच्चे अपने साथ हमारे द्वारा दिए गए कीटाणु, जीवाणु, विषाणु क्या नहीं लेके गए होंगे? जरूर लेके गए होंगे। फिर उसके बाद वो जब वहां गए होंगे तो अपनी और फैमिली में मिले होंगे, तो क्या वहां पर भयानक त्रासदी नहीं हुई होगी? एक अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां मौतों का सिलसिला बढ़ा जरूर होगा। फिर उसके बाद से जो आपको देखने को मिलेगा वो अपने आप में पूरी कहानी कहता है कि उसके बाद से वो हिंसक हो गए, इतने हिंसक हो गए कि अब अपने तट पर किसी भी बाहरी मानव, बाहरी इंसान को जब देखते हैं तो पूरी तरह से एकदम पागल हो जाते हैं और तीर भालाओं से हमला कर देते हैं। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो घटना है उनके लिए बड़ा ही भयावह रही होगी। 1967 से 90 के बीच भारत सरकार के भी नेतृत्व में कई बार कोशिश की गई। त्रिलोकीनाथ पंडित, ये है त्रिलोकीनाथ पंडित, इनके नेतृत्व में, ये मानव विज्ञानी है भारत के, इनके नेतृत्व में कई बार अभियान चलाया गया। लेकिन जब जब ये जाते थे तब तब वही है, तीर भालाओं से इनका स्वागत किया जाता था, फिर वहां से ये लौट आते थे। ये समुद्र के तट पर कुछ उपहार जैसे कि नारियल हुआ, फल हुआ, ये कुछ भाले या तीर टाइप के जो उनके लिए गिफ्ट हो सकता है, ये वहां पर छोड़ के आते थे। कई बार वो उठा के लेके चले जाते थे, कई बार पूछते भी नहीं थे। तो इनके नेतृत्व में कई बार कोशिश हुई लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मजेदार बात यह है कि एक बार ऐसी कोशिश हुई कि जब उन लोगों ने खुद आगे बढ़ करके हाथ मिलाया, हाथ मिलाया मतलब कि हाथ तो नहीं मिलाया, लेकिन बात की एकदम पास में आकर, समझ में तो नहीं आया कि क्या बात की। लेकिन सबसे शांतिपूर्ण एवं सफल अभियान किसे माना जाता है? 4 जनवरी 1991 को पहली बार सेंट लुइस बिना हमला किए उपहार स्वीकार किया। उपहार का मतलब वही नारियल या फल जो हम लोग देते थे, अक्सर देने की कोशिश करते थे। और आप जानेंगे कि किसके नेतृत्व में। तो मजेदार बात यह है कि वो मधुमाला चट्टोपाध्याय, मधुमाला चट्टोपाध्याय, देखिए ये इनको नारियल दे रही है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये देखिएगा एक फल दे रही है, ये लोग हैं सेंट लुइस जनजाति के लोग हैं, ये इसको ले रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ये बैठे। तो मजेदार बात यह है कि इसके पहले जब जब अभियान वहां पे कोई जाता था तो जेंट्स, लेकिन पहली बार एक लेडीज गई और उन्होंने एक तरह से कहिए कि स्वागत किया। लेकिन फिर उसके बाद से ना पवाना, फिर उसके बाद से इन्होंने पूरी तरह से दूरी बनाई रखी। 1981 की घटना है। एमवी प्राइमरोज नामक एक मालवाहक जहाज जो द्वीप के पास जाके फंस गया। चालक दल ने देखा कि तीर कमान लिए, मतलब लोग बाहर आ गए और उस पर हमला किया। किसी तरह से हेलीकॉप्टर से उनका रेस्क्यू किया गया, लेकिन जहाज वहीं छोड़कर भाग आए। और जहाज जब वहां से छोड़ के भाग आए तो एक नई क्रांति आ गई उन जनजातियों के लिए। उसके बाद से उनके जो तीर भाले बनते, उनमें आगे जो है लोहे का नुकीला वो कांटा लगा हुआ। तो माना जाता है कि जो जहाज वहां छूट गया तट पे, तो वो आते हैं, वो जहाज के लोहे का प्रयोग अपने तीर भाला और कमान के रूप में करते हैं। तो उनके लिए एक नई क्रांति कह सकते हैं। 2004 में जब सुनामी आई थी तो भारत सरकार परेशान हो गई थी। परेशान का मतलब यह है कि वो कैसे रहते होंगे, सुनामी में उनका कुछ नुकसान तो नहीं हो गया, क्या परेशानी हुई क्या नहीं। तो सर्वे करने के लिए हेलीकॉप्टर गया तटरक्षक बल द्वारा। लेकिन जब आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ देखा तो सेंट लुइस जनजाति जो है वो तीर भाला से फिर वही हमला करना शुरू किया। तो लगा कि ठीक है भाई, अपनी दुनिया में वो सुरक्षित हैं, कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 2006 की बात है। 2006 में 2 मछुआरे सुंदर राज और पंडित तिवारी अवैध रूप से वहां चले गए और चले गए, फिर दोबारा लौट के नहीं आए। एक मजेदार बात यह है कि 2018 में जॉन एलन चाउ, इनको पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया था, ये अमेरिकी मिशनरी के तौर पर वहां चले गए धर्म प्रचार करने के लिए। सोचे चलो भाई उनको ईसाई बना लिया जाए। लेकिन
फिर दोबारा लौट के नहीं आए, वहीं के वहीं रह गए। ठीक है, अगर बात करें कि भारत सरकार उनके लिए आज के डेट में क्या करती है, तो भारत सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जाता है आइज ऑन हैंड्स ऑफ, मतलब कि निगरानी रखो उन पे, उनसे संपर्क करने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका जो पूरी जनरेशन है, उनकी जो नस्ल है वो खत्म हो जाएगी। हमारी बॉडी उनकी बॉडी पूरी तरह से अलग है। वो नहीं जानते हैं कि दुनिया कैसी है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, वो अपने तरीके से रहते हैं, अपने तरीके से खाते हैं। आज भी वो 70-80 हजार 1 लाख साल पहले का जीवन जी रहे हैं। दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं, उनकी अपनी दुनिया है। लेकिन जो ही हम उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल से 100-150 की जनसंख्या में वो है, वो फौरन उनकी मौत हो जाएगी। और आदि मानव का अंतिम साक्ष्य के रूप में, जीवित साक्ष्य के रूप में वो एक है, वो एक आज के डेट में हम कह सकते हैं कि हमारे लिए वो गर्व का विषय है। आज से 70-80 हजार साल पहले वो जनजाति अफ्रीका से घूमते हुए टहलते हुए किसी तरह से आई होगी, वहां पे निवास कर रही होगी। जस्ट उसके 30 से 40 किलोमीटर के दूर पर ओंगे और जारवा जनजाति रहती है। ओंगे और जारवा जनजाति धीरे धीरे मुख्य धारा में अब आई है। 2014 में पहली बार उन्होंने वोट डाला, तो उसके पहले उन्हें नहीं मालूम था कि दिल्ली क्या है और राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, नहीं मालूम होता था। लेकिन 2014 में पहली बार उन्होंने वोट डाला था, तो वो भी नहीं जानते हैं। 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है वो, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि सेंटिनलीज जनजाति के लोग क्या बोलते हैं, इनकी भाषा क्या है, वो आपस में क्या बात करते हैं। हम लोग तो खैर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन जो 30 से 40 किलोमीटर बगल में बैठा है उन्हें भी नहीं मालूम कि वो क्या बोलते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा अभियान चलाया जाता है आइज ऑन हैंड्स ऑफ। 1997 में जब भारत सरकार को लगा कि नहीं, ये अभियान चलाने से कोई फायदा नहीं, इनसे उनका नुकसान हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे वो पूरी तरीके से, तो जैसी जिंदगी जी रहे हैं वो अपनी दुनिया में मस्त है, उनको मस्त रहने दिया जाए। तो 1997 के भारत सरकार ने आइज ऑन हैंड्स ऑफ की नीति अपनाई। वहां जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर उसके 30 किलोमीटर के रेंज में, 5 किलोमीटर के सर्किल रेंज में अगर आप पकड़ लिए गए तो आपको सीधी जेल होगी। बाकायदा कोस्ट गार्ड समुद्री गश्त परमानेंट चलता रहता है। भारतीय तटरक्षक जो बल है, नौसेना के जहाज द्वीप है जो 5 समुद्री मील यानी कि लगभग 9 किलोमीटर के रेंज में उन्होंने बाकायदा सुरक्षा घेरा बना रखा है, तो उसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं। समय समय पर भारतीय तटरक्षक दल जो हेलीकॉप्टर से और डोनियर विमान से ऊपर उड़ान भरते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं। आधुनिक तकनीक और सैटेलाइट से भी निगरानी रखी जाती है। अंडमान प्रशासन पूरी तरीके से वहां मछुआरों और स्थानीय लोगों के बीच एक खुफिया तंत्र डेवलप कर रखा है, ताकि कोई भी अगर गतिविधि हुई तो उसकी जानकारी वहां तक पहुंचेगी और वहां का प्रशासन वहां पर सीधे एक्शन लेगा। यानी कि बाकायदा खुफिया तंत्र भी डेवलप किया गया कि चोरी छुपे कहीं कोई पहुंच भी ना जाए। ठीक है, उनके लिए बाकायदा ओबराइजनल ट्राइबल एक्ट बनाया गया है। इस कानून के तहत उत्तरी सेंटिनल द्वीप को एक बफर जोन घोषित कर दिया गया है। उनके लिए फोटो खींचना, वीडियो बनाना गंभीर अपराध घोषित कर दिया गया है। आप वहां उनका फोटो नहीं खींच सकते, इसीलिए उनके बहुत सारे फोटोज नहीं है। उनकी सिर्फ 1-2 फोटो ही है। जब मधुमाला चट्टोपाध्याय जब गई थी वो एक फोटो मिलता है। जब सुनामी के बाद से जब हेलीकॉप्टर गया था तो 2-3 जो तीर ताने हुए दिखा, वो एक आध फोटो, बहुत ज्यादा उनके फोटो भी नहीं है। तो अपनी दुनिया में मस्त है। अब आप बताइए, आप इसके बारे में अगर आपको पता चला कि अपने ही भारत में एक ऐसी जनजाति है, सेंटिनलीज जनजाति, जो आज से 70-80 हजार साल पहले का जीवन जी रही है, तो फिर आपको कैसा लगा? और भारत सरकार की जरा ये जो कोशिश है कि उनको सेफ रखा जाए, उनसे अगर संपर्क करने की कोशिश कीजिए तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इस पे आपका विचार क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।